प्रोजेक्ट इंडिया वन में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मुंबई में बनने वाले जो 4-5 बड़े प्रोजेक्ट जिनके ऊपर काम चल रहा है, ये बनने के बाद पूरा का पूरा मुंबई रीजन बदल जाएगा और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। तो आज इसी क्रम में हम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में बात करेंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक एक सी लिंक ब्रिज है और जो मुंबई में जिसका निर्माण कार्य चालू है, इसको शिवरी नवा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है। इसका ऑफिशियल नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक। ये ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर, करीब 13.5 माइल्स। 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे ग्रेड रोड ब्रिज है। ये ब्रिज मुंबई में शिवड़ी से चालू होके ये चिरले में नवी मुंबई में ख़त्म होगा। यह बनने के बाद में इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज सी ब्रिज हो जाएगा। ये ब्रिज करीब अभी 80% काम इसका पूरा हो चुका है और यह ब्रिज इसी साल दिसंबर 2023 तक शुरू हो जाने की संभावना है। ये इस ब्रिज की चौड़ाई जो है 27 मीटर है। इसके अलावा इसमें 2 एग्जिट लेन हैं और क्रैश बैरियर भी है। सो करीब 30 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। इस ब्रिज में बहुत सी खास बातें आपको जाननी चाहिए। जो स्पेशलिटी है, जो ओनर है, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र MMRDA इसके ओनर है और इसका जो वर्क अवार्ड हुआ था आपको 2017 में, और कोरोना के वजह से, कोविड के वजह से करीब 8 महीने डिले हुआ, फिर भी यह इस साल दिसंबर 2023 तक बन के पूरा हो जाने की संभावना है। इस ब्रिज की हाइट है 25 मीटर, डेप्थ है 47 मीटर जो वेरिएबल है। तो इसका लॉन्गेस्ट स्पैन है 180 मीटर और जो समुद्र में जिसको पियर है 1089 के नंबर है और 6 लेन का ब्रिज है। इसकी जो डिज़ाइन लाइफ है 100 साल की है। तो डिज़ाइन लाइफ 100 साल बोलने से इसके स्पेसिफिकेशन चेंज होते हैं टेक्निकल। तो जितने भी आंकड़े मैंने बताए थोड़ा वेरिएबल होते हैं। तो प्रोजेक्ट इंडिया वन में जितने प्रोजेक्ट मैं कवर करूँगा, इसके प्रोजेक्ट में ये सभी स्पेसिफिकेशन हमेशा परमानेंट नहीं रहते। जब कंस्ट्रक्शन होता है तो कुछ डिज़ाइन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा चेंज होते रहते हैं। तो इसको कृपया, जो हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से मैंने बताया, लेकिन जब काम चलता है उसमें तब कुछ तो माइनर उसमें चेंजेस किए जाते हैं प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के टाइम में। इसका डिज़ाइन है PMC आप बोल सकते हैं। इसमें AECOM है, पेडेको है, डार अल हदास है और TY लिन है। और मेन जो कॉन्ट्रैक्टर इसके लार्सन एंड टिब्रो है, IHI कॉर्पोरेशन है, डेयू है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था 24 अप्रैल 2018 में और इसका कंस्ट्रक्शन जैसे बताया मैंने 2023 सितंबर में समाप्त होने की संभावना है और दिसंबर में यह ब्रिज ओपन कर दिया जाएगा। इस ब्रिज की कास्ट जो है, कंस्ट्रक्शन कास्ट है 17,843 करोड़ रुपए। $, में अगर बोले तो 2.2 बिलियन है। यह ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। एक्चुअली 1962 में किसी कंसल्टिंग कंपनी ने इसके ऊपर एक सर्वे किया था। इसके बाद 4 बार इसमें प्रयास हुए कि ये कोई ऐसा लिंक बनाया जाए जो कि मुंबई से नवी मुंबई का जो रीजन है, पनवेल का जो रीजन है, कोंकण जो रीजन है, उसको कम समय में दूरी तय की जा सके। तो कई कारणों से यह उस समय पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इसमें तेज़ी आई पिछले 10 साल से। जो है ब्रिज के ऊपर में काफ़ी फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट था वो सब भी कवर किया गया और उसके हिसाब से जब ये 2017-18 में जब इसका काम शुरू हो गया तो ये बनने के बाद में इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि मुंबई में जिस रीजन को ये कनेक्ट करता है और स्पेशली नरीमन पॉइंट ओवर का एरिया है, कोलाबा का एरिया है, उसमें वहाँ पर लैंड की कास्ट जो है, प्रॉपर्टी की कास्ट है, ऑफिस स्पेस है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो ये जब नवी मुंबई कनेक्ट करेगा तो यहाँ पर जो लैंड बैंक है वो काफ़ी सस्ता है। स्पेशली सिडको की जो नवी मुंबई प्लांट सिटी है उसको कनेक्ट करेगा। तो ये कनेक्शन होने से तीव्र गति से विकास होगा। दोनों को बेनिफिट होगा, मुंबई को भी होगा और नवी मुंबई को भी होगा। इसके अलावा जो पनवेल के आगे जो कोंकण बेल्ट है या पुणे की तरफ जाने वाले जो लोनावाला वगैरह हैं, इनको भी काफ़ी एडवांटेज मिलेगा और समय करीब 1 से 1.5 घंटा बचेगा ट्रैवलिंग का टाइम। अभी जो फ़िलहाल जो अपन यात्रा करते हैं वहाँ से
नरीमन पॉइंट से निकलना हो या आपको अंधेरी साइड से इधर आना हो पनवेल की तरफ तो काफ़ी समय लग जाता है। इस ब्रिज के बनने के बाद से ये करीब 20 मिनट में आप ब्रिज क्रॉस कर लेंगे और क्रॉस करने के बाद में चूँकि इसकी कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे से है, हाईवे से है, तो आप तुरंत के तुरंत समझ लीजिए कि 1 घंटे में आप लोनावाला पहुंच जाएंगे ब्रिज के स्टार्ट होने के पहले से वहां से। तो ये काफ़ी समय मुंबई कर लोग का बचाएगा और यहाँ जो नवी मुंबई में रहते हैं जिनके ऑफिस मुंबई में है उनका भी काफ़ी समय बचेगा। तो ये इस ब्रिज बनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक और कमर्शियल डेवलपमेंट दोनों तरफ होंगे, मुंबई साइड में और नवी मुंबई साइड में। और एक दिन में करीब करीब 70,000 व्हीकल यहाँ से निकल पाएंगे ऐसा अनुमानित किया गया है। इसके एमटीचल ब्रिज का पुराना इतिहास रहा है और 1962 में विल्बर स्मिथ एंड एसोसिएट्स ने ग्रेटर मुंबई के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक प्लानिंग स्टडी किया था और फिजिबिलिटी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी थी। तो उस समय यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी नवी मुंबई साइड में, तो उनको ये डाउट था कि शायद यहाँ पर ट्रैफिक मिले नहीं ब्रिज बनाने के बाद में तो नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने और वेट करने को कहा गवर्नमेंट को, जो सलाह दी उन्होंने कि अभी यहाँ पर और अगर पॉपुलेशन बढ़ती है और ट्रैफिक मूवमेंट बढ़ता है तभी अपन ये ब्रिज फिजिबल होगा। इवन 1981 में उरण को मुंबई से कनेक्ट करने के लिए जो उस समय स्टडी की गई थी उस समय भी देखा गया कि ये फिजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक और का मूवमेंट कम है। तो ये करीब करीब समझ लीजिए कि वो ठंडे बस्ते में चला गया। और उसके बाद 1973 में आपका जो मानखुर्द वासी ब्रिज ओपन किया गया और उसके बाद में नवी मुंबई का जब डेवलपमेंट हुआ तो रेलवे लाइन आई और काफ़ी सारे सिडको ने जो प्रोजेक्ट किए उसके वजह से नवी मुंबई रीजन डेवलप होता गया और लोग बसते चले गए। तो इस वजह से थोड़ा सा अभी जो आप देख रहे हैं ये उसी का परिणाम है कि गवर्नमेंट ने उस समय अच्छा काम किया और नवी मुंबई को डेवलपमेंट किया। रेलवे वगैरह के आने से काफ़ी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ हुई ताकि ट्रैफिक आपको मिला। तो इसीलिए ब्रिज की जो इकोनॉमिक वायबिलिटी रहेगी क्योंकि यहाँ जो 70,000 व्हीकल का मैंने बताया था इससे टोल का कलेक्शन होगा और काफ़ी ज़्यादा वो सक्सेस होने के चांसेस हैं। तो पहला अटेम्प्ट जो मैंने बताया आपको कि 2004 में सीरियस अटेम्प्ट किया गया, उसके हिसाब से ये वो बीओटी के हिसाब से उसमें प्लानिंग की गई लेकिन बीओटी के हिसाब से वो भी उस समय सक्सेस नहीं हो पाया। फिर सेकंड अटेम्प्ट जो किया गया 2005 में, तो सेकंड अटेम्प्ट भी जो है कुछ अन्य कारणों से और टेंडर वगैरह में कुछ लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो वो भी सक्सेस नहीं हो गया। फिर आपको तीसरा अटेम्प्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने करीब 2008 की बात है ये, इसमें क्या 13 कंपनियों ने जब बिडिंग प्रोसेस था तो उन्होंने बिड सबमिट नहीं किया तो ये भी अटेम्प्ट जो है बेकार चला गया और उसके बाद से ये काफ़ी उसमें जो डिले हुआ। पर चौथा अटेम्प्ट जो है सरकार ने MMRDA ने अरूप कंसल्टेंसी इंजीनियर्स को और KPMG को एक टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए एमटीचल के बारे में कहा और 2011 में उसकी रिपोर्ट आई। तो एमटीचल प्रोजेक्ट जो उस समय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में उस समय प्रपोज किया गया था और वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 1900 करोड़ करीब 2000 करोड़ के आसपास जो है 20% उस समय के जो कास्ट थे 10 साल पहले उसको गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया था। तो ये इस तरीके से इसका इतिहास रहा है और सरकारों ने काफ़ी प्रयास किया कि किसी तरह प्रोजेक्ट शुरू हुआ जाए PPP मॉडल में या किसी अन्य तरीके से। बाद में ये सारे क्लियरेंसेस होने के बाद में इसको PPP मॉडल से EPC मोड में इसको लिया गया और जायका ने उसको प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए 80% लोन जायका ने जापान ने इसको फंड किया है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम है, 1 to 1.4% है और सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको गारंटी दिया क्योंकि जायका ने उस समय फंड करने के लिए सिर्फ MMRDA की गारंटी को सफिशिएंट नहीं माना, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड एंड सपोर्टेड टू ब्रिंग दिस प्रोजेक्ट। तो ये चौथे प्रोजेक्ट में जो है ये सारे क्लियरेंसेस होने के बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री DAE का क्लियरेंसेस होने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का क्लियरेंसेस होने के बाद में 2017 में इसको अप्रूवल मिला और 2018 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और एक बहुत ही ये माइलस्टोन है, मेजर प्रोजेक्ट है। जैसा कि मैंने बताया ये बनने के बाद में करीब इंटायर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन बदल जाएगा और इसका एडवांटेज एयरपोर्ट को जो नया आने वाला उसको भी मिलेगा और कोंकण बेल्ट को मिलेगा और वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है वहाँ भी डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट तरीके से होगा। अभी मेरे चैनल को जैसे मैंने कहा कि सब्सक्राइब करिए, हम फिर आपसे मिलेंगे।
बने रहिए।